लॉकडाउन पाठशाला में सभी बच्चों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग क्लास छठी की ऋग्वेदकालीन समाज पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था और हड़प्पा सभ्यता के उत्थान और उसके पतन पे हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो एक विकसित सभ्यता थी, उसकी पतन के बाद क्या कोई सभ्यता पनपी थी? तो पनपी थी और उस सभ्यता का नाम था वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता का पता चला जिसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। एक नया शब्द आता है, वेदों से प्राप्त हुई है, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। इस काल को हम आर्यों का काल भी कहते हैं, आर्यकालीन सभ्यता भी इसे हम कहते हैं। इसका काल 1500 से लेकर 500 BC तक का रहा, यानी कि जस्ट हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो नई सभ्यता विकसित हुई हमारे देश में, वह वैदिक सभ्यता के नाम से जानी गई। तो बच्चों, हम लोग आज चर्चा करेंगे यह वैदिक सभ्यता है क्या, इनमें क्या क्या विशेषताएं थी। वैदिक सभ्यता में उस काल में वहाँ के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन कैसा था? क्या उनकी सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता की तरह शहरी थी या ग्रामीण थी? इस सभी प्रकार की चर्चाओं को हम लोग अध्ययन करेंगे ऋग्वैदिक कालीन समाज के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैदिक काल में एक वेद शब्द जो आया है। तो वेद का अर्थ क्या होता है बच्चों? वेद का अर्थ होता है, यह संस्कृत के विद धातु से बना है, विद धातु शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसका क्या अर्थ होता है? ज्ञान अर्थ होता है। अर्थात कि उस काल में जो भी रचनाएं रचित हुई और उसकी रचनाओं के आधार पर, उन रचनाओं के ज्ञान के आधार पर हम क्या करते हैं? वैदिक काल को डिफाइन करते हैं और उस समय की सभी तरह की व्यवस्थाओं के बारे में हम जान पाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यह वेद जो है कितने प्रकार की थी। तो वेद 4 माना गया है। उसमें से ऋग्वेद जो सर्वसे प्राचीन वेद जिन्हें कहा गया, सबसे पहले सभ्यता के प्रारंभिक कालों में यह वेद लिखा गया। दूसरा है सामवेद। सामवेद, साम का मतलब रूपांतरण या संगीत से है। सामवेद में संगीत की प्राधान्यता है, संगीत को लयबद्ध तरीके से उसी समय से गाया जा रहा था और इसकी सभी विशेषताएं इस सामवेद के अंतर्गत संकलित की गई है। यह एक संगीतमय वेद था जो आधुनिक संगीत का मूल या जनक भी कहा जा सकता है। तीसरा है आयुर्वेद। तीसरा है आयुर्वेद। अति और जू शब्द मिलकर ययुर बनता है। इसका अर्थ होता है गतिशील। इस वेद में यज्ञ विधि से संबंधित मंत्रों का संकलन है। इस वेद में बताया गया है कि जब आप यज्ञ करते हो तो यज्ञ किस विधि से की जानी चाहिए, पूजा किस विधि से की जानी चाहिए और किनकी पूजा में किन मंत्रों का उच्चारण होता है, उन सभी मंत्रों के बारे में हमें यजुर्वेद में जानकारी मिलती है। चौथा है अथर्ववेद। यह अथर्व का मतलब होता है अकंपन। इस वेद में जादू टोना, जो आजकल बड़ा फेमस है हमारे झारखंड के कुछ क्षेत्रों में, कि तो उन जादू टोना का जो है व्यवस्था इस अथर्ववेद के तहत की गई थी जी। और आयुर्वेद की जानकारी, जड़ी बूटी यानी चिकित्सा की भी संपूर्ण व्यवस्था वैदिक काल में थी और उसकी सारी जानकारियां अथर्ववेद के तहत हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन बच्चों, हमारी किताब में जो चैप्टर पढ़ना है हमको, उसमें ऋग्वैदिक काल के बारे में ही विशेष रूप से जानकारी हमें प्राप्त करनी है और उसके अंतर्गत हम चलते हैं ऋग्वेद के बारे में। ये हमारा ऋग्वेद काल है। ऋग्वेद को भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह 1500 से 500 BC का काल वैदिक काल माना जाता है। अर्थात उस पूरे काल में आर्य लोग भारत में रहे, भारत में एक नई व्यवस्था को उन्होंने जन्म दिया और उसी जन्म देने की प्रक्रिया में ऋग्वेद की भी रचना उन्होंने करी थी। तो ऋग्वेद की रचनाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व वैदिक काल
और दूसरा उत्तर वैदिक काल। देखिए पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो आने के शुरुआती समय में 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी इसका काल रखा गया कि पहले जब नई व्यवस्था बन रही थी और लेखनी कला का विकास हुआ, उस समय जब मंत्रों का विकास हुआ, तो उस काल को भी दो भागों में बांट दिया, 1500 से 1000, और उसके बाद के काल को 1000 से 600 बीसी, यानी कि इसके बाद के काल को, क्योंकि उस समय जो है व्यवस्थाएं धीरे धीरे परिवर्तन होती रहती है, तो परिवर्तन होने के उपरांत कुछ नई नई बातें जो है उत्तर वैदिक काल में आ गई, जो पूर्व वैदिक काल में नहीं थी। तो इतिहासकारों ने पढ़ने की सुविधा के हिसाब से इन्हें जो है दो भागों में बांट दिया। हम लोग अब चर्चा करेंगे ऋग्वेद पर कि यह जो ऋग्वेद है इसमें ऐसा क्या था जिसका महत्व भारतीय इतिहास में बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो ऋग्वेद जो है इसमें कुल मिलाकर 10 मंडल थे, 1028 प्रार्थनाएं। ये प्रार्थनाएं किससे संबंधित थी, देवी देवताओं से। जिन प्रार्थनाओं को गाकर देवी देवताओं की स्तुति की जाती थी, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता था, और इन्हें ही सुक्त कहा जाता था। उन प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता, सुक्त। तो हम लोग सुक्त के बारे में जानेंगे। ये सुक्त क्या है, देखिए सुक्त जो अच्छी तरह से बोला जा सके, भाषा तो भी उसी को कहते हैं। यदि हम किसी की भाषा को नहीं समझ पाते या बोल नहीं पाते तो हमारे लिए फिर वह कोई महत्व का नहीं होता। उसी प्रकार से सुक्त जो है, जो अच्छी तरह से बोला जाए, बोला गया हो, उसे सुक्त की श्रेणी में रखा गया। और सुक्त में, एक सुक्त में कई मंत्र या ऋचाएं थी, मंत्र को ही ऋचा बोली जाती है, कई मंत्र या ऋचाएं थी, जिन मंत्रों को उस समय के जो गुरु जी थे उनको द्वारा उन्हें कंठस्थ करवाया जाता था, क्योंकि उस समय लिखने पढ़ने के लिए कलम कॉपी आज तरह की तो थी नहीं, तो उन्हें क्या कराया जाता था, कंठस्थ करवाया जाता था। और जो भी हमारे शिष्य थे वे शिष्य सभी गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे और इन ऋचाओं को कंठस्थ कर वह अपने अगली पीढ़ी को देते थे। उनकी भाषा संस्कृत थी, ये ऋचाएं जो थी वे संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अब हम देखते हैं बच्चों, ये जो ऋग्वेद है यह पदात्मक शैली में लिखी गई थी, जिसमें गायत्री मंत्र की रचना संकलित है। हम लोग गायत्री मंत्र की रचना, गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं। वह मंत्र इन्हीं ऋग्वेद में मिला और इन्हीं के माध्यम से हम इन मंत्रों का उच्चारण आज भी करते हैं, जिसमें सूर्य देव के अलावे इंद्र, अग्नि और वरुण से संबंधित रचनाएं हमें मिलती है, क्योंकि उस समय इन देवताओं का ही महत्व ज्यादा था और इनकी ही पूजन पद्धति प्रचलित थी। फिर देखते हैं कि ऋग्वेद काल जो हड़प्पा संस्कृति के बाद का काल है, लेकिन उस काल में क्या हुआ, कर्मकांड की प्रधानता आ गई। कर्मकांड का मीन्स, जैसे किसी की मृत्यु होती है तो हम 10, 12, 13 दिन तक अपने क्रियाकलाप जो हमारी दैनिक होती है वो करते हैं। शादी विवाह के अवसर पर जो सारे सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, तो ये सभी कर्मकांड के तहत ही आते हैं। तो ये जो है ऋग्वेद काल में कर्मकांड की प्रधानता बढ़ गई, अन्य प्रकार के संस्कार बढ़ गए, जैसे मुंडन संस्कार, जगोपवीत संस्कार इत्यादि वैवाहिक संस्कार। तो इस तरह से अनेक तरह के जो सामाजिक कर्मकांड उस समय बढ़ गए, परंतु सभ्यता उस समय ग्रामीण ही रही। सभ्यता बड़ा ही सरल थी और ग्रामीण सभ्यता थी। लोग अधिकांश गांव में रहने पसंद करते थे और इस प्रकार से वे अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा रहे थे। ऋग्वेद काल को आर्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि आर्यों ने आकर इन्हें बनाया था, इसलिए इसे आर्यकालीन सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज ऋग्वेद कालीन समाज में वेदों के बारे में चर्चा की हम लोगों ने। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की। वैदिक काल के बारे में जाना, वेद के बारे में जाना और विशेष रूप से हम लोगों ने ऋग्वेद पर चर्चा किया। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे इसके दूसरे भाग में, तो हम लोग वहाँ ऋग्वेद काल के सामाजिक जीवन पर चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि उस समय का जो सामाजिक जीवन था, लोग किस प्रकार की व्यवस्था में रहते थे, उनका सामाजिक ताना बाना कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था के क्या उपाय थे। तो उन बातों को हम लोग दूसरे भाग में पढ़ेंगे। ये हमारा भाग 1 के अंतर्गत हमारी यह जानकारियाँ हम लोगों ने हासिल करी और हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे भाग 2 में।
जहां हम लोग ऋग्वेद के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक प्रभावों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ऋग्वेद काल में हमारा समाज सामाजिक गतिविधियों को पूर्ण कर रहा था। थैंक यू बच्चों, आज के लिए। नेक्स्ट भाग 2 में हम लोग मिलेंगे और ऋग्वेद के बारे में विशेष चर्चा करेंगे।